हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पाचन तंत्र को क्लियर करेंगे। इसको इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम पिछली वीडियो में तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र को क्लियर कर चुके हैं, इसी क्रम में आज पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि आपके मित्र भी वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, पाचन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र, इसको इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, पाचन तंत्र होता क्या है? जैसा कि आप पाचन तो सभी लोग समझते होंगे, तो तंत्र क्या होता है इसको एक बार हम समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम बताए थे, सभी सजीवों की बेसिक इकाई कोशिका होती है, सेल होती है, और उन कुछ सेलों को मिलाने पर ऊतक बनते हैं, और कुछ ऊतक को मिलाने पर अंग बनते हैं, कुछ अंगों को मिलाने पर अंग तंत्र बनता है। जी हाँ दोस्तों, अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र का स्टूडेंट मतलब होता है पाचन करने वाले अंगों का समूह, और पाचन करने वाले अंगों को इस समूह को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सभी पाचन तंत्र में उपयोग अंगों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। पाचन अंग, तो पाचन अंग कौन कौन से होते हैं? बेसिक लेवल पे दो भागों में बांटा जाता है स्टूडेंट पाचन के सभी अंगों को, एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथियाँ। तो स्टूडेंट, आहार नाल क्या होता है? तो जैसा कि हम मुख में खाना रखते हैं, और मुख में खाना रखने के बाद में कहाँ कहाँ जाता है, और फाइनली गूदा के माध्यम से वो खाना मल के रूप में बाहर निकलता है। तो खाना जहाँ जहाँ जाता है उस पूरी नली को आहार नाल कहते हैं, और उसमें पाचन में जितनी ग्रंथियाँ सहायक होती हैं उनको पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट थोड़ा ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। तो ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो स्टूडेंट, ग्रंथियाँ भी एक प्रकार के अंग होती हैं। ये कैसे अंग होती हैं? तो स्टूडेंट, जो ग्रंथियाँ होती हैं वो कुछ ना कुछ लिक्विड को सिक्रेशन करती हैं, अर्थात कुछ द्रव पदार्थ को निकालती हैं। तो ये द्रव पदार्थ दो प्रकार का होता है, और इसी द्रव पदार्थ के निकालने के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में बांटा गया है। स्टूडेंट, कुछ ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन को निकालती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम को निकालती हैं। जो ग्रंथियां एंजाइम को निकालती हैं उन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो ग्रंथियां हार्मोन को निकालती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो स्टूडेंट, पाचन के तंत्र में एंजाइम का प्रयोग होता है, हार्मोन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं पढ़ेंगे, हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां कुछ पढ़ेंगे जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, क्योंकि एंजाइम ही कुछ होते हैं जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले आहार नाल को समझते हैं, उसके बाद पाचन ग्रंथियों को समझेंगे। नंबर 1, आहार नाल। तो स्टूडेंट, आहार नाल कितनी लंबी होती है? ये 9 मीटर लंबी होती है। अगर फिट में देखा जाए तो 33 फीट लंबी होती है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल कितनी लंबी होती है, फिट में या मीटर में? तो इस तरीके से याद रखेंगे। आहार नाल मीटर में 9 मीटर और फिट में 33 फीट लंबी होती है। तो आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मुख गुहा आहार नाल का ही भाग होता है। उसके बाद ग्रास नली, इसके बाद आमाशय, इसके बाद छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत। तो स्टूडेंट, आपका भोजन इतने अंगों में जाता है और इन सभी अंगों को मिला के आहार नाल बोलते हैं। नंबर 2 है पाचन ग्रंथियाँ। तो कौन कौन सी पाचन ग्रंथियाँ सहायक ग्रंथियाँ होती हैं? नंबर 1 है लार ग्रंथि, नंबर 2 है जठर ग्रंथि, इसको अमाशय ग्रंथि भी कहते हैं। नंबर 3 है यकृत ग्रंथि, इसको लीवर ग्रंथि कहते हैं। नंबर 4 है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये 4 ग्रंथियाँ जो बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं अर्थात एंजाइम का उत्पन्न करती हैं, ये पाचन तंत्र में अर्थात भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आहार नाल के पहले अंग को समझेंगे, और जहाँ पाचन ग्रंथियाँ होंगी वहाँ हम पाचन ग्रंथियों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आहार नाल का भाग होता है मुख गुहा। तो सबसे पहले हम मुख गुहा को समझेंगे। इसका कार्य क्या होता है मुख गुहा का? तो कार्य होता है भोजन पीसना, चिकना बनाना भोजन को, और पाचन की क्रिया शुरू। अर्थात स्टूडेंट, जो मुख गुहा होता है इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन को पीसना। भोजन पिसता है मुख गुहा में, और भोजन चिकना बनता है, और पाचन की क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है, जिसको माउथ कैविटी बोलते हैं, जिसको मुख गुहा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख गुहा का कार्य तो हो गया। मुख गुहा में भी बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं, उन सभी अंगों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो अंग, नंबर A दांत, नंबर B जीभ,
नंबर सी होंठ, नंबर डी लार ग्रंथि। इन चारों को मिला के मुख गुहा बोलते हैं। इन चारों में सबसे पहले हम दांत को समझेंगे। नंबर ए दांत, इनका कार्य भोजन पीसना है। ये 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका कार्य, दांतों का कार्य क्या होता है? तो दांतों का कार्य भोजन पीसना होता है और ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं इसको हम समझेंगे। नंबर 1 प्रकार के दांत को कृतंक दांत कहते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को काटना। नंबर 2 रदनक प्रकार के होते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को फाड़ना। नंबर 3 अग्र चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। नंबर 4 प्रकार के होते हैं चवर्णक। इनका कार्य होता है भोजन को पीसना। तो स्टूडेंट, कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, CRAC, क्रैक। के से है कृतंक, आर से है रदनक, ए से है अग्रचवर्णक, सी से है चवर्णक। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो स्टूडेंट, ये दांत कितने कितने होते हैं? तो एक तरफ की बात कर रहे हैं, या तो ऊपर की या तो नीचे की, क्योंकि दोनों ही तरफ दांत बराबर बराबर होते हैं एक वयस्क मनुष्य में। और वो कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। तो 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। तो हम एक तरफ की बात करेंगे। एक तरफ में कृतंक दांत 4 होते हैं, रदनक दांत 2 होते हैं, अग्रचवर्णक दांत 4 होते हैं, चवर्णक दांत 6 होते हैं। तो ये टोटल 16 दांत हो जाते हैं इस तरीके से। और स्टूडेंट, ऊपर और नीचे के मिला के 32 दांत हो जाते हैं। दांतों को फॉर्मूला के रूप में भी लिखा जाता है। तो फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो फॉर्मूला के रूप में स्टूडेंट्स 1/4 के रूप में लिखा जाता है। तो जो ऊपर और नीचे आधे आधे दांत होते हैं, उन ऊपर या नीचे में से आधे दांत के भी आधे दांत को लिखते हैं, फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। तो फॉर्मूला के रूप में कितने दांतों को लिखते हैं? 8 दांतों को फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला के रूप में 2 1 2 3। स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि आधे दांतों के भी आधे दांत 2 1 2 3 के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें से कृतंक दांत होते हैं 2, रदनक दांत होते हैं 1, अग्रचवर्णक दांत होते हैं 2, चवर्णक दांत होते हैं 3। तो स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं एक तरीके से, जैसा कि स्टूडेंट ये आपका ऊपर के दांत हो गए और इन ऊपर के दांतों में आधे दांत होते हैं। और जैसा कि हम बताए थे, फॉर्मूला में आधे के भी आधे दांतों को लिखते हैं। तो जो फॉर्मूले में लिखे जाते हैं वो आधे के आधे दांत लिखे जाते हैं। तो आधे के भी आधे दांतों को हम समझेंगे फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये वाले 2 दांत होते हैं वो कृतंक होते हैं। उसके बाद एक ये दांत होता है वो रदनक होता है। उसके बाद में ये 2 दांत होते हैं, ये अग्रचवर्णक होते हैं। उसके बाद में लास्ट के 3 दांत चवर्णक दांत होते हैं। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से 2 1 2 3 ये आधा का आधा फॉर्मूला होता है और इसको फॉर्मूले में लिखते हैं। इसी प्रकार से आधे दांत इधर के होते हैं 2, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में लास्ट के 3। स्टूडेंट, इस तरीके से ये पूरे 16 दांत हो जाते हैं। और इन 16 के आधे दांतों को एक तरफ के 1/4 को हम फॉर्मूले में रखते हैं। तो फॉर्मूले में कैसे रखते हैं? 2 1 2 3, अर्थात 2 कृतंक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक, 3 चवर्णक, और इसका ही दुगना कर देते हैं। तो एक पट्टी के पूरे दांत हो जाते हैं, जैसे 2 1 2 3 2 1 2 3। तो ये 16 दांत हो जाते हैं और 16 और 16 कुल 32 दांत हो जाते हैं। तो वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। स्टूडेंट, बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों का फॉर्मूला 2 1 0 2, अर्थात इसमें 2 कृतंक होते हैं, 1 रदनक होता है, अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं होते हैं और चवर्णक 2 होते हैं। इसी तरीके से इसको हम पूरे के फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। तो 2 1 0 2 2 1 0 2, अर्थात कुल 10 दांत। तो ऊपर 10 दांत और नीचे 10 दांत, कुल बच्चों में 20 दांत हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, हाथी के दांतों का फॉर्मूला लिखेंगे। हाथी के दांतों का फॉर्मूला होता है 1033। और जैसा कि हाथी के दांतों में ऊपर नीचे डिफरेंस होता है, इसलिए हमें नीचे के दांतों का फॉर्मूला अलग लिखना है। नीचे के दांतों का फॉर्मूला होता है 0033। स्टूडेंट, ऊपर 1/4 दांत होते हैं 7, तो ऊपर में टोटल दांत हो जाएंगे 14। जैसे कि नीचे के दांतों का फॉर्मूला होता है 6, तो नीचे टोटल दांत हो जाएंगे 12। इस प्रकार से हम डॉग को भी देखेंगे। डॉग का फॉर्मूला ऊपर के दांतों का होता है 3142। इसका मतलब होता है 3 कृतंक होते हैं, 1 रदनक होता है, 4 अग्रचवर्णक होते हैं और 2 चवर्णक होते हैं। तो ये ऊपर के दांतों का आधे दांतों का फॉर्मूला बना हुआ है। तो ये पूरे दांत कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। और नीचे के दांतों का फॉर्मूला होता है 3143। तो नीचे पूरे दांत हो जाएंगे 22।
इसका मतलब डॉग में कुल दांत कितने होते हैं, तो ऊपर होते हैं 20, नीचे होते हैं 22, कुल मिला के 42 होते हैं डॉग में दांत। इसी प्रकार से एलिफेंट में होते हैं 26 दांत, डॉग में होते हैं 42 दांत, बच्चों में होते हैं कुल 20 दांत और वयस्क मनुष्य में होते हैं कुल 32 दांत। आई होप स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला अच्छे समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में आप अच्छे से पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। दांत मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। जैसा कि स्टूडेंट एक दांत होता है वो कितने भागों में बटा होता है इसके बारे में यहाँ समझाते हैं। नंबर ए भाग होता है इनेमल, नंबर बी भाग होता है दंतास्थ, नंबर सी भाग होता है पल्प। तो स्टूडेंट जो एक दांत होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं। इसका जो इनेमल वाला भाग होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और स्टूडेंट ये इनेमल कहाँ होता है, तो दांतों के सबसे ऊपरी परत जो होती है वो इनेमल होती है और ये शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर भाग होती है। इस इनेमल के अंदर वाले भाग को दंतास्थ कहते हैं और दांत का सबसे बड़ा भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, दांत का सबसे बड़ा भाग दंतास्थ होता है जो इनेमल के अंदर पाया जाता है। दंतास्थ के अंदर पल्प भाग होता है दांत का और इस पल्प भाग में रक्त का संचार होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देखते होंगे कि दांतों में भी खून होता है, तो खून वो कहाँ बहता है, दांत के पल्प वाले भाग में रक्त का संचार होता है। स्टूडेंट जैसा कि नोट में बताया गया है, हम थोड़ा नोट को भी समझते हैं। दांतों में 98% कैल्शियम पोटेशियम होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे दांत लगभग कैल्शियम पोटेशियम से बने होते हैं। स्टूडेंट हड्डियों में कितना कैल्शियम पोटेशियम होता है, तो हड्डियों में 68% कैल्शियम होता है। तो स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि हड्डियों में कितना होता है, दांतों में कितना होता है, तो दांत लगभग पूरे के पूरे कैल्शियम पोटेशियम से बने होते हैं। हड्डियों का ज़्यादातर भाग कैल्शियम पोटेशियम से बना हुआ होता है। स्टूडेंट जो कृत्रिम दांत होते हैं ये पोरसलीन के बने होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो कृत्रिम दांत जिनके दांत उखड़ जाते हैं वो नकली दांत लगवा लेते हैं और नकली दांतों को कृत्रिम दांत कहते हैं। और ये कृत्रिम दांत किसके बने होते हैं, तो पोरसलीन के बने होते हैं। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कृत्रिम दांत किसके बने होते हैं, तो स्टूडेंट कृत्रिम दांत पोरसलीन के बने होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने मुख गुहा के सबसे पहले अंक को पढ़ा दांतों को, अब हम दूसरे अंक को पढ़ते हैं जीवा को। जीव संवेदी अंग होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे संवेदी अंग 5 होते हैं। तो कौन कौन से संवेदी अंग 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 होते हैं और ये 5 संवेदी अंग होते हैं। स्टूडेंट संवेदी अंग का मतलब क्या होता है, तो बाहर की संवेदनाओं को अंदर ले जाना, ये संवेदी अंग होते हैं। और ये जीभ जो होती है वो पेपलिन की मदद से स्वाद बताती है। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी पेपलिन होती हैं जीभ के ऊपर और जीभ क्या करती है, तो उन पेपलिन की मदद से स्वाद को बताती है। जीभ का अग्रभाग जो होता है वो मीठा स्वाद को बताता है। तो अग्रभाग के भाग में जो जीभ का भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं अग्रमध्य, और जो अग्रमध्य होता है वो नमकीन स्वाद बताता है। स्टूडेंट अग्रमध्य के बाद में आता है पश्चिम मध्य भाग। स्टूडेंट जैसा कि ये तीसरा है पश्चिम मध्य भाग, ये पश्चिम मध्य भाग जो होता है वो खट्टे स्वाद को बताता है। और स्टूडेंट जीभ का बिल्कुल पिछला हिस्सा होता है जिसको पश्च भाग बोलते हैं, वो पश्च भाग कड़वापन को बताता है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अग्रभाग जीभ का कौन सा स्वाद बताता है या पश्च भाग कौन सा स्वाद बताता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए हैं, अग्रभाग मीठा, अग्रमध्य नमकीन, पश्च मध्य खट्टा, पश्च भाग कड़वापन। तो जैसा कि स्टूडेंट हम मुख गुहा में आपको दांत के बारे में बता दिए हैं, जीभ के बारे में बता दिए हैं। इसके बाद ओंठ होता है। ओंठ का कोई विशेष काम नहीं होता है, मुंह को बंद करने के लिए काम में आता है। स्टूडेंट मुख गुहा में अगला भाग होता है लार ग्रंथि का, अर्थात लार ग्रंथि जो होती है वो माउथ कैविटी में पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। ये मुख में 3 जोड़ी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, तो 3 जोड़ी होती हैं, अर्थात कुल 6 होती हैं। 3 लेफ्ट की तरफ होती हैं, 3 राइट की तरफ होती हैं। तो 6 ग्रंथियां कुल मुख में पाई जाती हैं। और जैसा कि आपको बताए थे जो ग्रंथियां होती हैं वो भी एक प्रकार के अंग होते हैं और वो कुछ लिक्विड का सीक्रेशन करते हैं। तो जो भी पाचन तंत्र में ग्रंथियां हम पढ़ेंगे, कौन से लिक्विड का सीक्रेशन करेंगी, अर्थात कौन से द्रव पदार्थ को निकालेंगी, तो वो एंजाइम को निकालेंगी। ये 2 प्रकार के एंजाइम को निकालती हैं। तो वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, नंबर 1 टाइलिन प्रकार का एंजाइम होता है, नंबर 2 लाइसोजाइम प्रकार का एंजाइम होता है। और ये दोनों एंजाइम लार ग्रंथि निकालती हैं। लार ग्रंथि कहाँ होती हैं, तो लार ग्रंथि मुख में होती हैं।
3 लेफ्ट की तरफ, 3 राइट की तरफ, अर्थात कुल 6 होती हैं और 3 जोड़ी होती हैं। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं इसका कार्य क्या रहता है? तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हम बाहर से खाना खाते हैं तो उन खाना के साथ में बहुत सारे जीवाणु अंदर चले जाते होंगे और उन जीवाणुओं को लाइसोजाइम नष्ट करता है। तो स्टूडेंट, लाइसोजाइम एंजाइम अगर नहीं होता, खाना के साथ जीवाणु भी अंदर चले जाते और वो जीवाणु अंदर बीमारी को बनाते, अर्थात डिजीज़ को कॉज करते। तो स्टूडेंट, लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मनुष्य के लिए, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो खाना के साथ गए जीवाणुओं को मुख में ही मार देता है। स्टूडेंट, टाइलिन का क्या काम होता है? तो जैसे कि स्टूडेंट हमने खाना खाते हैं वो किसके रूप में खाते हैं? स्टार्च के फॉर्म का खाते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि बताए थे, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, एक मोनोसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड। तो स्टूडेंट, हम जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड भाग का खाना खाते हैं और पॉलीसैकेराइड में हम स्टार्च के प्रकार का। स्टूडेंट, स्टार्च को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तो मांड कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट। तो हम मांड जो खाते हैं उस मांड को अर्थात पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में बदलना टाइलिन का काम होता है। स्टूडेंट, टाइलिन क्या करता है? तो जैसा कि हम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पॉलीसैकेराइड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं? तो स्टार्च खाते हैं। उस स्टार्च को मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में तोड़ना और डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ना किसका काम होता है? तो टाइलिन का काम होता है। और जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, मुख गुहा से ही खाना पाचन शुरू हो जाता है। जो भोजन खाते हैं उसका पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। और कौन करवाता है? तो ये लार ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन, यही करवाते हैं पाचन की शुरुआत। तो स्टूडेंट, ये मुख गुहा आपका क्लियर हो गया। मुख गुहा में हमने दांतों को पढ़ा, जीभ को पढ़ा, होंठ को पढ़ा और लार ग्रंथियों को पढ़ा। तो स्टूडेंट, आहार नाल में ये सबसे पहला हुआ है मुख गुहा। स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मुख गुहा में भोजन होता है तो उस भोजन को कौन सा भोजन बोलते हैं? तो स्टूडेंट, जैसा कि मुख गुहा में पिसा हुआ चिकना भोजन बन जाता है उसको वोल्प्स भोजन कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद भोजन ग्रास नली में जाता है। तो स्टूडेंट, ग्रास नली के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रास नली का क्या कार्य होता है? तो ग्रास नली का कार्य होता है भोजन को माउथ से अमाशय तक पहुंचाना, अर्थात पेट तक पहुंचाना। तो स्टूडेंट, नंबर 2, मुख गुहा के बाद में ग्रास नली आती है। ये खाना मुख से अमाशय में पहुंचाती है और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मुख गुहा और ग्रास नली के बाद में नंबर 3 आहार नाल का भाग होता है अमाशय। इसका आकार जे प्रकार का होता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, अमाशय किस प्रकार का होता है, आकृति में कैसा होता है? तो जैसा कि ABCD में आपने जे देखा होगा, उस जे की आकृति का अमाशय होता है। यहाँ खाना 4 से 5 घंटे रहता है। स्टूडेंट, खाना सबसे अधिक अमाशय में रहता है और कितने समय तक रहता है? तो लगभग खाना 4 से 5 घंटे तक रहता है। इसके अंदर के भाग को म्यूकोसा कहते हैं। दोस्तों, अमाशय के जो अंदर वाला भाग होता है उसको म्यूकोसा कहते हैं, जिस पर बहुत सारी जठर ग्रंथियां होती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम ग्रंथियों के बारे में बताए थे, सबसे पहले लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए हैं मुख गुहा में। नंबर 2, जठर ग्रंथियां होती हैं। तो जठर ग्रंथियां कहाँ होती हैं? जठर ग्रंथियां आमाशय में होती हैं, जहाँ से जठर रस निकलता है। ये 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, जठर ग्रंथियों से जो रस निकलता है वो 3 प्रकार का होता है, अर्थात 3 प्रकार का रस निकलता है। नंबर A पेप्सिन, नंबर B HCl, नंबर C रेनिन। तो स्टूडेंट, जो पेप्सिन होता है वो एंजाइम होता है, HCl जो होता है वो अम्ल होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, नंबर C रेनिन जो होता है वो भी एंजाइम होता है। तो स्टूडेंट, आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो जठर ग्रंथियाँ जिस रस को निकालती हैं वो रस 3 प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट, 2 प्रकार का एंजाइम होता है और 1 प्रकार का अम्ल होता है, एसिड होता है। तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना या प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ना। तो जी दोस्तों, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन तोड़ता है? तो पेप्सिन तोड़ता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जान चुके हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को कहाँ तोड़ा जाता है? माल्टोज में और सुक्रोज में। तो मुख में तोड़ा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है। आमाशय में आके किसका पाचन होता है? आमाशय में आके प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन को कौन तोड़ता है? तो पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है।
स्टूडेंट HCl का क्या कार्य होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है आमाशय में जो भोजन होता है उसको अम्लीय प्रकार का बनाए रखना, क्योंकि भोजन अम्लीय रहेगा तभी तक इसमें जो एंजाइम है वो अच्छे से सक्रिय रहेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे। अगर भोजन क्षारीय हो जाएगा तो जो एंजाइम होते हैं वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। नंबर C रेनिन होता है, ये भी एक एंजाइम होता है और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है दूध की जो प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन उसको तोड़ता है। तो दूध की प्रोटीन को कौन तोड़ता है स्टूडेंट, रेनिन एंजाइम तोड़ता है। ये कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथियों से निकलता है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, आमाशय में होती हैं। तो स्टूडेंट ये 3 प्रकार का जो रस निकलता है, पेप्सिन एक एंजाइम है, HCl एक अम्ल है, रेनिन भी एंजाइम है। इनके कार्य क्या होते हैं ये आपको अच्छे से बता दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट आहार नाल में मुख गुहा क्लियर कर लिए हैं, ग्रास नली क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद आमाशय पढ़ लिए हैं। अब हम आहार नाल के आगे के भाग को पढ़ते हैं। खाना आमाशय के बाद में छोटी आंत में जाता है। तो नंबर 4 छोटी आंत, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। इसमें भी पाचन होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी पाचन होता है और मुख्य रूप से अवशोषण होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था, आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो गया था और कुछ भाग रह जाता है उसका छोटी आंत में पाचन होता है। और छोटी आंत में मुख्य काम होता है खाना पाचन हो गया है उसका अवशोषण करना। इसके 3 भाग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 ड्यूडेनम, नंबर 2 जेजुनम, नंबर C इलियम। पहले हम ड्यूडेनम भाग को समझते हैं। ड्यूडेनम भाग का क्या कार्य होता है, इस भाग में पाचन होता है। जी हाँ दोस्तों, हम जैसा कि आपको बताए थे कि इसमें थोड़ा पाचन होता है और मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, तो मुख्य रूप से अवशोषण, पचित खाने का अवशोषण करना छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है। तो छोटी आंत में जो पाचन होता है, इस पाचन को कौन सा वाला भाग करता है, तो ड्यूडेनम वाला भाग पाचन के कार्य को करता है। इस भाग में पाचन होता है। इसी भाग में लीवर द्वारा पित्तरस और अग्नाशय ग्रंथि द्वारा एंजाइम आकर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ड्यूडेनम वाला भाग होता है, इसी भाग में जो लीवर द्वारा पित्तरस और अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम छोड़ा जाता है वो आकर कहाँ मिलता है, तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में आकर मिलता है। तो स्टूडेंट इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। तो स्टूडेंट इसमें लीवर को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज ग्रंथि को पढ़ेंगे। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, इस बात को याद रखना है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग ओवलिक ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है या यकृत होता है, यकृत भी कह सकते हैं इसे हम। अच्छा स्टूडेंट, और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर होती है। तो स्टूडेंट जो लीवर एक अंग होता है ये कुछ लिक्विड का सिक्रेशन करता है, इसलिए हम इसे ग्रंथि में भी रखते हैं। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर होती है। ये उपस्थित कहाँ रहता है, तो ये उदर गुहा में उपस्थित रहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर कहाँ उपस्थित रहता है, तो लीवर उदर गुहा में उपस्थित रहता है। उदर गुहा कहाँ पर होता है, तो स्टूडेंट आमाशय के जस्ट ऊपर पीछे की तरफ वाले भाग को उदर गुहा कहते हैं। इसकी कोशिका सबसे अधिक विभाजित होती हैं, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे। जो कोशिका होती हैं वो सबसे अधिक विभाजित लीवर की होती हैं। हम आपको ये भी बताए थे कि लीवर को अगर आधा काट दिया जाए तो बहुत जल्दी ही पूरा लीवर फिर से बन जाता है। तो क्यों बन जाता है, क्योंकि जितना लीवर आपने काटा है उसके आसपास की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो बहुत जल्दी से विभाजित होती हैं और अपने पूरा भाग को बना लेती हैं। सबसे कम कोशिका कौन से अंग की विभाजित होती हैं, स्टूडेंट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये द्विपालीय अंग होता है। स्टूडेंट द्विपालीय का मतलब क्या होता है, ये 2 भाग में बटा हुआ होता है। तो 2 भाग में बटे हुए भाग को हम द्विपालीय अंग कहते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा, लीवर का कुछ प्रकार इस तरीके से बना होता है। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं 2 भाग में। इसका वजन अर्थात स्टूडेंट लीवर का वजन कितना होता है, इसका वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। स्टूडेंट 1.5 किलोग्राम तक मैक्सिमम लीवर का वजन होता है। इसमें पित्तरस उत्पन्न होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस लीवर से निकलता है। जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे हम, जठर ग्रंथियों से
3 प्रकार का लिक्विड सिक्रेशन होता है। नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 HCl, नंबर 3 रेनिन। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको बताए थे मुख गुहा में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार ग्रंथियाँ 2 प्रकार के एंजाइम को निकालती हैं। नंबर एक टाइलिन, नंबर 2 लाइसोजाइम। इसी तरीके से लीवर किस लिक्विड पदार्थ का सिक्रेशन करता है? तो लीवर जो होता है वो पित्त रस को उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट जो लीवर होता है वो जैसा कि पित्त रस को उत्पन्न करता है, तो लीवर तो 24 घंटे पित्त रस को उत्पन्न करता है, लेकिन 24 घंटे तो हम भोजन खाते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जो लीवर होता है वो पित्त रस को 24 घंटे उत्पन्न करता है और उसको कहाँ संग्रहित करता है? तो एक छोटा सा अंग होता है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। स्टूडेंट गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। पित्ताशय में लीवर अपने पित्त रस को संग्रहित करता है और उसके बाद में जब हम खाना खाते हैं और वो खाना अमाशय के बाद में छोटी आंत में पहुंचता है, तभी पित्ताशय को पता लगता है कि खाना आ गया है और वो पित्ताशय से पित्त रस निकलकर छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंच जाता है और खाना का पाचन शुरू करता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, लीवर क्या करता है? तो लीवर पित्त रस का उत्पन्न करता है। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता रहता है? तो पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। यह छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में आता है। जी हाँ दोस्तों, जो पित्त रस होता है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में आता है, जैसा कि अभी आपको बताए थे हम, और वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वसा कहाँ आके टूटता है? तो वसा छोटी आंत में आके टूटता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है जिसे मांड कहते हैं, ये कहाँ टूटता है? तो ये स्टूडेंट मुख में टूटता है। मुख में कौन तोड़ता है? तो टाइलिन एंजाइम होता है वो तोड़ता है। स्टूडेंट जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुख में टूट जाता है। उसके बाद में प्रोटीन आके कहाँ टूटती है? पेप्टाइड में। तो प्रोटीन टूटती है आमाशय में। इसके बाद में जो वसा खाते हैं, वसा कहाँ टूटता है आके? तो स्टूडेंट वसा छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में वसा आके टूटता है। तो इसको स्टूडेंट अच्छे से याद रखना है, वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। तो स्टूडेंट वसा को किस में तोड़ता है? तो वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। तो जैसे स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च, उसको किस में तोड़ा था? माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ा था। इसके बाद स्टूडेंट जो प्रोटीन थी, प्रोटीन अमाशय में पेप्सिन एंजाइम ने पेप्टाइड में तोड़ी थी। ऐसे ही स्टूडेंट छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में वसा को वसीय अम्ल में कौन तोड़ता है? तो लीवर द्वारा जो पित्त रस निकाला जाता है वो पित्त रस वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। और स्टूडेंट जिसको पाइसीकरण या इमल्सीकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है पाइसीकरण क्या होता है? तो वसा को वसीय अम्ल में तोड़ना पाइसीकरण कहलाता है और इसको इमल्सीकरण भी कहते हैं। लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में सबसे अधिक भोजन संचित रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो लीवर होता है, लीवर की कोशिकाओं में सबसे अधिक भोजन संचित करके रखा जाता है और वो किसके रूप में संचित करके रखा जाता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। स्टूडेंट नोट में कुछ बताया गया है, सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर लगाएंगे और सबसे बड़ा नॉर्मल अंग पूछा जाए तो त्वचा को लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को ही लगाते हैं, क्योंकि लीवर एक अंग के साथ साथ में ग्रंथि भी है। और हम आपको बताए थे जो ग्रंथियाँ होती हैं वो किसी न किसी लिक्विड को सिक्रेशन करती हैं। तो लीवर जो होता है वो पित्त रस को सिक्रेशन करता है, इसलिए हम इसे ग्रंथि में भी पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है। और सबसे बड़ा अंग की बात करें, आंतरिक शब्द को ना जोड़े तो हम त्वचा को टिक करते हैं। तो लीवर तो हमने पढ़ लिया है, अब हम पैंक्रियाज को पढ़ेंगे। जो पैंक्रियाज होता है वो किसका सिक्रेशन करता है और उसका क्या कार्य रहता है? तो ये लीवर के बाईं ओर होता है। जी हाँ दोस्तों, लीवर के लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है जो अग्नाशय अंग होता है। स्टूडेंट इसको मिश्रण ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ग्रंथियाँ जो होती हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और कुछ ग्रंथियाँ जो होती हैं वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। सिर्फ अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज ही ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है, इसलिए स्टूडेंट इसे मिश्रण ग्रंथि कहते हैं।
इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पैंक्रियाज ग्रंथि होती है, जो पैंक्रियाज अंग होता है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। तो जो 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। इसलिए इन कोशिकाओं को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। जी स्टूडेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसे कहते हैं? तो अग्नाशय की कोशिकाओं को कहते हैं। या अग्नाशय की कोशिकाएं जो हैं उसकी खोज किसने की थी? तो लैंगरहैंस ने की थी। कोशिकाओं के प्रकार, तो स्टूडेंट जो 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये कौन कौन से प्रकार में होती हैं और ये कितनी कितनी होती हैं, इसको हम समझते हैं। तो नंबर 1 अल्फा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय में। नंबर 2 बीटा प्रकार की। नंबर 3 डेल्टा प्रकार की। नंबर 4 एफ प्रकार की। तो स्टूडेंट जो अग्नाशय में 4 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन सभी कोशिकाओं में सबसे अधिक कौन से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक बीटा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात 90%। अर्थात अग्नाशय जो अंग होता है वो सबसे अधिक किससे मिलकर बना होता है? तो बीटा प्रकार की कोशिकाओं से। उसके बाद स्टूडेंट अल्फा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और कितनी होती हैं? ये 5%। उसके बाद डेल्टा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये कितनी होती हैं? 2.5%। उसके बाद एफ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये कितनी होती हैं? 2.5%। स्टूडेंट डेल्टा और एफ प्रकार की कोशिकाएं बराबर बराबर होती हैं। सबसे अधिक बीटा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये होती हैं 90%। उसके बाद अल्फा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और वो होती हैं 5%। तो स्टूडेंट जो अल्फा, बीटा, डेल्टा ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। और जो एफ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। तो स्टूडेंट हम अभी आपको बताए थे एंजाइम और हार्मोन इन दोनों का जो सिक्रेशन करती हैं उसको हम मिश्रण ग्रंथि कहते हैं। और हमारे पूरे शरीर में सिर्फ एक ही मिश्रण ग्रंथि होती है और उसका नाम होता है अग्नाशय या पैंक्रियाज। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मिश्रण ग्रंथि कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो अग्नाशय मिश्रण ग्रंथि होती है। मिश्रण ग्रंथि क्यों होती है? क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। तो स्टूडेंट हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र में एंजाइम भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एंजाइम पढ़ेंगे, हार्मोन नहीं पढ़ेंगे। हार्मोन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जो एफ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो 2.5% होती हैं, ये सिर्फ एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अग्नाशय की ग्रंथि में जो एफ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वही सिर्फ एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। और ये कितने प्रकार का एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं? तो 3 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। नंबर 1 एमाइलेज, नंबर 2 ट्रिप्सिन, नंबर 3 लाइपेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, जो मुख गुहा में लार ग्रंथि थी वो 2 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करती थी, टाइलिन और लाइजोजाइम। उसके बाद आमाशय में जो जठर ग्रंथि थी, और जठर ग्रंथि किसका सिक्रेशन करती थी? तो जठर ग्रंथि जठर रस का सिक्रेशन करती थी। और वो जठर रस कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। एक था पेप्सिन, उसके बाद HCl, उसके बाद रेनिन। स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़े थे लीवर। तो स्टूडेंट लीवर भी एक ग्रंथि होती है और लीवर जिस रस को सिक्रेशन करता है उसको हम पित्त रस कहते थे। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय। और अग्नाशय जो जिस एंजाइम का सिक्रेशन करता है वो 3 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करता है। नंबर 1 एमाइलेज, नंबर 2 ट्रिप्सिन, नंबर 3 लाइपेज। तो स्टूडेंट इनका काम क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट एमाइलेज का काम होता है शेष स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे, जो स्टार्च होता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन कहाँ होता है? तो मुख में इसका पाचन होता है। और बाकी जो भी बचा हुआ स्टार्च होता है उसका पाचन कहाँ आके होता है? वो छोटी आंत में होता है। और कौन करता है? तो अग्नाशय का एमाइलेज एंजाइम करता है। तो स्टूडेंट 70 से 80% तो मुख में पाचन हो जाता है, 10-20% बचता है, उसका पाचन कौन करता है? तो उसका पाचन एमाइलाइज करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेष स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है और 100% को ग्लाइकोजन में बदलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि खाना खाए हैं और खाना खाने के बाद में हमें जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ है और ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा शरीर भोजन को संग्रहित करके रखता है, संचित करके रखता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं रखता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखता है। तो स्टूडेंट जो संचित भोजन ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखा जाता है, कौन बदलता है? इस ग्लाइकोजन की फॉर्म में कौन बदलता है? तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एमाइलेज एंजाइम ही बदलता है। तो स्टूडेंट याद रखना,
शेष स्टार्च को ग्लूकोज में और पूरा का पूरा 100% में ग्लाइकोजन में बदलता है एमाइलेज एंजाइम। नंबर 2 ट्रिप्सिन एंजाइम है। इसका कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन को पेप्टाइड में, अर्थात जो शेष प्रोटीन बची हुई होती है उसको पेप्टाइड में बदलता है। कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। तो स्टूडेंट, प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से पाचन आमाशय में होता है। और जो पेप्सिन एंजाइम था, पेप्सिन एंजाइम ही प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता था और बाकी जो प्रोटीन बच जाती है आमाशय से, वो छोटी आंत में आके अग्नाशय का जो एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये बची हुई प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है और बाकी पूरी की पूरी 100% प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है। नंबर 3 जो लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम शेष वसा को तोड़ता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने अभी पढ़ा था, वसा को वसीय अम्ल में कौन तोड़ता है? तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में लीवर जो पित्तरस को छोड़ता है, वो पित्तरस वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है और वहाँ पर जो शेष वसा बच जाती है उस वसा को कौन तोड़ता है? लाइपेज एंजाइम तोड़ता है और 100% ग्लिसरॉल के फॉर्म में बदलता है वसीय अम्ल को। तो स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट बताए थे, छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। ये ड्यूडेनम वाला भाग क्लियर हो गया। ड्यूडेनम वाले भाग में ही अग्नाशय और लीवर अपने रस को छोड़ते हैं और वहाँ पर उसका पाचन होता है। तो जेजुनम वाले भाग में क्या होता है, इसको समझते हैं। ड्यूडेनम से भोजन इलियम तक पहुंचाना, इसका काम हुआ कि ड्यूडेनम वाले भाग से भोजन को कहाँ पहुंचाना? तो इलियम वाले भाग में पहुंचाना। इसका सिर्फ ये काम होता है। जेजुनम वाले भाग में ना ही तो पाचन होता है और ना ही अवशोषण होता है। ड्यूडेनम वाले भाग में पाचन होता है और इलियम वाले भाग में खाना का अवशोषण होता है। जो खाना पच गया होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? इलियम वाले भाग में होता है। तो स्टूडेंट, इसको आगे देखते हैं। जेजुनम का क्या कार्य होता है? ड्यूडेनम से भोजन इलियम तक पहुंचाना। इसमें ना तो पाचन होता है और ना ही अवशोषण होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम बताए थे, अब नंबर 3 पढ़ते हैं, छोटी आंत का इलियम वाला भाग। नंबर 3 है इलियम। इसमें विली के माध्यम से पचित भोजन को अवशोषित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, छोटी आंत में जो इलियम वाला भाग होता है, इस इलियम वाले भाग में बहुत छोटी छोटी विली लगी रहती हैं और वो विली क्या करती हैं? जो भोजन पच गया होता है उसको अवशोषित करते हैं। तो स्टूडेंट, खाना पच जाएगा तो उसका अवशोषण भी तो होगा, तभी तो खाना आपके शरीर में लगेगा। तो जो खाना पच जाता है उसको अवशोषित कौन करवाता है? तो अवशोषित विली करवाती हैं। और ये विली कहाँ रहती हैं? तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में विली होती हैं। इलियम का और क्या काम होता है? तो स्टूडेंट, इलियम का और काम होता है अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेजना। जी हाँ दोस्तों, जो खाना पच जाता है वो खाना तो अवशोषित हो जाता है विली के माध्यम से, और जो खाना नहीं पचता है उसको इलियम क्या करता है? बड़ी आंत में भेज देता है। तो स्टूडेंट, ये छोटी आंत क्लियर हो गई है। अब हम बड़ी आंत क्लियर करेंगे। नंबर 5 है बड़ी आंत। इसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि 6 से 7 मीटर तक छोटी आंत होती है, इसका मतलब छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है और बड़ी आंत की लंबाई बहुत कम होती है, लेकिन ये मोटी होती है। छोटी आंत होती है वो पतली होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर तक होती है। इसके भी स्टूडेंट 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलोन, नंबर 3 रेक्टम। तो जैसा कि स्टूडेंट छोटी आंत के 3 भाग थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, वैसे ही बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलोन, नंबर 3 रेक्टम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम सीकम वाले भाग को समझते हैं। नंबर 1 सीकम, इलियम से अपचित भोजन कोलोन तक पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, सीकम का क्या कार्य होता है? तो सीकम का कार्य ये होता है, जो छोटी आंत का इलियम वाला भाग था और इलियम वाले भाग में जो खाना अपचित रह गया था, पचित नहीं हुआ था, उस खाना को कोलोन वाले भाग में पहुंचाना सीकम का कार्य होता है। इसी में अपेंडिक्स होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अपेंडिक्स जो होता है वो सीकम वाले भाग में होता है, बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में होता है। और जो यह अवशेषी अंग है स्टूडेंट, जो अपेंडिक्स होता है ये अवशेषी अंग होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। अगर ये बढ़ जाता है तो इसको काटना भी पड़ता है। तो स्टूडेंट, नंबर 2 को समझते हैं, कोलोन को। ये सबसे बड़ा भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, सीकेम, कोलोन, रेक्टम। इन तीनों में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो कोलोन वाला भाग सबसे बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है बड़ी आंत का।
इसमें इकोलाई बैक्टीरिया रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? तो ये कोलोन में रहते हैं। और स्टूडेंट ये बैक्टीरिया आपको डिजीज़ नहीं पहुंचाते हैं, अर्थात बीमारियां नहीं बनाते हैं, ये फ़ायदे वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ होते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में भी कहाँ? तो कोलोन वाले भाग में। तो जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो अपचित भोजन बचता है स्टूडेंट, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में जो भोजन अपचित रह गया था उसको सीकम ने कोलोन तक पहुंचाया। अब कोलोन में जो इकोलाई बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, इस अपचित भोजन को मल में बदल देते हैं, यानी कि अपचित भोजन को खा खाकर वो मल में बदल देते हैं। और हमें क्या देते हैं, तो हमें विटामिन B12 देते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछाता है B12 विटामिन कहाँ से मिलती है? तो इकोलाई बैक्टीरिया विटामिन B12 इंसान को देते हैं, और इसी को सहजीवन संबंध कहते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर से क्या लेते हैं, तो अपचित भोजन को लेते हैं, और मनुष्य को क्या देते हैं, तो विटामिन B12, अर्थात एक दूसरे को फायदा पहुंचाना ही सहजीवन संबंध होता है। नंबर 3 रेक्टम को पढ़ते हैं। कुछ समय मल एकत्रित रहता है, उसके बाद गूदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट जो अपचित भोजन था जिसको बैक्टीरियाओं ने मल में बदल दिया, और वही मल कुछ समय तक रेक्टम में एकत्रित रहता है, और कुछ समय के बाद में गूदा के माध्यम से वो मल बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट ये पाचन तंत्र क्लियर हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी पर भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी बता दी गई है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।